नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर दोस्तों कराने वाला हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सभी प्रकार के यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो भी यहां पर आपको बताऊंगा। सीटेट के एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, 7 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहां पर प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर कहता है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं, लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता। यहां पर करेक्ट आंसर होगा लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? लोगों के आवागमन से। चलिए आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो ऋतु प्रवास होता है ये मौसम के अनुसार होता है। मौसम के अनुसार प्रवास को क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, क्या होते हैं? चरवाहे होते हैं। वे अपने पशुओं के साथ मौसम के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते रहते हैं, वही कहलाता है ऋतु प्रवास। यहाँ पर एक चीज याद रखोगे, जहां पर जानवरों के लिए घास होगी, क्या होगी? घास होगी, पानी की उपलब्धता होगी, वहीं पर ये आपके ऋतु प्रवास होता है। और एक चीज याद रखना, गर्मी के मौसम में, गर्मी जब पड़ती है तब ये ऋतु प्रवास पर्वतों की ओर होता है, यानी कि पर्वतों की ओर चले जाते हैं चरवाहे। ऋतु प्रवास करने वाले व्यक्ति गर्मी में चले जाते हैं पर्वतों की ओर। अगर मैं बात करूं सर्दी में, जब सर्दी पड़ने लगती है तब ये दोस्तों नीचे मैदान में, यानी कि ये मैदानों में चले आते हैं जब सर्दी का मौसम होता है। तो ये होता है ऋतु प्रवास। आशा करता हूं आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। एक नाम इसका है हमन ट्रांस, ह्यूमन ट्रांस इसको बोलते हैं ऋतु प्रवास को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है लोगों के आवागमन से। चलिए यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आकार में सबसे छोटा आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसको जानते हैं? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। याद रखना, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपकी कर्क रेखा व मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं? ये दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, याद रखना। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहां पर आ चुका है, कहता है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, यहाँ पर क्या कहलाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मिलान से भी यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पर राइट उत्तर होगा विसर्प। विसर्प यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? राइट उत्तर होगा। जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तो वो इस आकृति में बहने लगती हैं, जो कि विसर्प आकृति कहलाती है। यहाँ पर जो तटबंध होता है, ये नदी की क्या है? ये स्थलाकृति है। नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति कौन सी है दोस्तों? नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। तटबंध भी है, बाढ़ का मैदान भी है, चाप झील भी है, विसर्प भी है। ये सभी नदियों के द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। एक चीज यहाँ पर याद रखना, बाढ़ का जो मैदान है ये कैसी आकृति है? ये एक निक्षेपण आकृति है। कैसी? ये एक निक्षेपण आकृति है, ठीक है ना? ये एक निक्षेपण आकृति है बाढ़ का मैदान। यहाँ पर कुछ नदियों को द्वारा और बनाए जाते हैं, जैसे डेल्टा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? डेल्टा हो गया। जल प्रपात हो गया। क्या हो गया? जल प्रपात। प्रपात जो होता है ये भी वाटरफॉल, ये भी नदियों के द्वारा बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं जो आपका क्या होता है जलप्रपात, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वाटरफॉल, जब नदियां जब पहाड़ों से नीचे की ओर गिरती हैं, पहाड़ों से नीचे की ओर गिरती हैं, तब किसका निर्माण होता है? तब दोस्तों होता है वाटरफॉल का निर्माण। किसका? वाटरफॉल का निर्माण यहाँ पर होता है जलप्रपात का, याद रखना। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है क्योंकि महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? ये दोस्तों कहलाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर याद रखना मछलियों से संबंधित है। मछलियों का जो पालन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है दोस्तों? रेशम के कीटों का पालन। रेशम के कीटों का पालन, यानी कि जो कीड़े होते हैं
उनका पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता। विटीकल्चर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या होगा, अंगूर वाली खेती होगी। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर। हार्टिकल्चर दोस्तों किसको बोलेंगे, यहाँ पर आपका होना चाहिए फल, फल सब्जी और आपके फूल, फल सब्जी फूल वाली कृषि को क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्टिकल्चर बोलते हैं। पीसीकल्चर मैंने आपको बताया जो कि मछली से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से मिलान वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछे रेशम के कीट, तब आप बताओगे सेरीकल्चर। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, ये आपकी विटीकल्चर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यहाँ पर आपको बताऊंगा। गैर परंपरागत अगर आपसे पूछा जाए अथवा नवीकरण पूछा जाए, क्या पूछा जाए, नवीकरण पूछा जाए अथवा गैर परंपरागत पूछा जाए, दोनों एक ही हैं। दोनों कैसे हैं, एक ही हैं। गैर परंपरागत अथवा नवीकरण ऐसे स्रोत होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, यानी कि इनका उपयोग पुनः प्रयोग में आते हैं। ये पुनः प्रयोग में आने वाले स्रोत को क्या बोलते हैं, नवीकरण बोलते हैं। जैसे दोस्तों आपकी क्या होगी, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी आपके कैसे हैं, ये सभी आपके गैर परंपरागत हैं, यानी कि नवीकरण हैं, यानी कि ये कभी समाप्त नहीं होंगे, इनको पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। यही आपकी होती है गैर परंपरागत नवीकरण स्रोत, याद रखना, ठीक है। गैर परंपरागत यानी कि नवीकरण स्रोत जो कभी समाप्त ना होते हैं, वो आपको यहाँ पर पहचानना। ईंधन का एक बार इस्तेमाल करोगे खत्म हो जाएगा, आपका गलत होगा। प्राकृतिक गैस एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हो, एक बार खत्म हो जाएगा, दोबारा उसको यूज नहीं कर पाओगे, गलत होगा। सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होता है। बिल्कुल दोस्तों, कोयला एक बार जला लो आप, बस राख बन जाएगा, दोबारा यूज में नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प राइट आंसर होगा, गैर परंपरागत यानी कि नवीकरण। कुछ यहाँ पर मैं उदाहरण लिख देता हूँ जो कि याद रखना आप लोग। सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, और आपकी ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको क्या बोलते हैं, गैर परंपरागत यानी कि नवीकरण स्रोत बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं परंपरागत की, किसकी, परंपरागत की बात करूँ, यानी कि अनवीकरण। अनवीकरण यानी कि एक बार प्रयोग कर लो, दोबारा यूज में आएंगे ही नहीं, पुनः उपयोग नहीं कर पाओगे, वे आपके होते हैं परंपरागत अथवा अनवीकरण। जैसे ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, खनिज तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये सभी आपके किसमें आते हैं, गोबर के कंडे हो गए, उपले हो गए, ईंधन हो गया, मतलब कि ये एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं आएंगे, ये आते हैं परंपरागत यानी कि अनवीकरण। आशा करता हूँ आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर समझ लिया होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता क्या है, इसको बड़े ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर समझोगे। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिएगा। यहाँ पर सबसे अंदर जो परत होती है उसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड के ऊपर होती है बाहरी क्रोड, उसके ऊपर होती है मेंटल, और सबसे ऊपर होती है परपटी। यानी कि नंबर 1 पे आपकी परपटी होती है, उसके बाद मेंटल होती है, उसके बाद क्रोड होती है। क्रोड के 2 प्रकार होते हैं, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। आपके एग्जाम में एक चीज अक्सर पूछी जाती है, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी परपटी होती है, क्या होती है, जो आपकी परपटी होती है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सियाल, इसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। मेंटल को क्या बोलते हैं, मेंटल को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीमा, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीमा। क्रोड को क्या बोलते हैं, क्रोड को बोलते हैं निफे। याद रखना, जितनी मैं जानकारी आपको बताऊंगा वो आपके एग्जाम में कई कई बार पूछी गई है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। परपटी को सियाल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सिलिका एंड एल्यूमिनियम पाया जाता है, सिलिका एंड एल्यूमिना पाया जाता है परपटी में। SI का मतलब सिलिका, एल का मतलब एल्यूमिना, याद रखना मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। अब यहाँ पर बात करूँ मेंटल वाली परत, इसको बोलते हैं महासागर वाली परत, क्या बोलते हैं, महासागर वाली परत बोलते हैं। परपटी को महाद्वीप की परत बोलते हैं, इतना आप याद रखना। मेंटल को सीमा बोलते हैं, इसमें सिलिका होता है, पहले से सिलिका, एम से मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम,
पर्पटी में भी सिलिका पाया जाता है, परंतु एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। मेंटल में आपका सिलिका पाया जाता है, उसके साथ मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, महासागर वाली यानी कि सागर वाली पर्पटी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको महाद्वीप वाली पर्पटी के नाम से जानते हैं, महाद्वीप वाली। क्रोड जो कि आंतरिक परत होती है, इसको निफे बोलते हैं। आयनाई से मतलब होगा निकिल, Fe का मतलब होगा फेरस यानी कि लोहा। निकिल और लोहा किस में पाया जाता है, क्रोड में पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर किसके संदर्भ में, भूमि उपयोग के संदर्भ में। याद रखना, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा दोस्तों, जो भूमि होती है, भूमि का उपयोग केवल कृषि में होता है और वन में होता है, ऐसा नहीं होता है। जो भूमि होता है, भूमि पर मकान भी बनाए जाते हैं, औद्योगिक कारखाने भी बनाए जाते हैं, सड़कें भी बनाई जाती हैं, यानी कि भूमि पर हर एक चीजें बनाई जाती हैं। ना केवल कृषि की जाती है, ना ही वन आपके यहाँ पर उगाए जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो भूमि पर ही निर्भर होती हैं। यानी कि यहाँ पर आपका एक शब्द आ चुका है केवल कृषि, इसलिए गलत हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर गलत हो गया। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। स्थलाकृति के साथ साथ उसकी जलवायु, उच्चावच और वहाँ की जो मतलब कि जो उसकी क्षमता है, इन सभी चीजों पर मृदा उपयोग मतलब कि निर्धारित होता है। मृदा उपयोग यानी कि भूमि उपयोग निर्धारित होता है, केवल स्थलाकृति से नहीं निर्धारित होता है। दोनों ही कथन दोस्तों यहाँ पर गलत हैं, दोनों आपके गलत हैं यहाँ पर। चलिए आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास करोगे तो आपको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे भूमि उपयोग। भूमि उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतया इसे भूमि उपयोग कहते हैं, भूमि के उपयोग को ही भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बताया गया दोस्तों, यहाँ पर बताया गया भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता भूमि निर्धारित करती है। वहां पर केवल आपका स्थलाकृति दिया गया था, इसलिए गलत था। इसके साथ यहाँ पर इतनी चीजें आपकी निर्धारित करती हैं भूमि के उपयोग को। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप को महत्वपूर्ण मतलब कि निर्धारक मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए। एक चीज आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, वो चीज यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण है जानकारी आपके लिए। यहाँ पर मृदा की बात कही गई है। ठीक है, मृदा में जो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निश्चित करता है, ये कई कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2 से 3 बार क्वेश्चन। मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है, समय निर्धारित करता है। कौन, यहाँ पर दोस्तों इसको जूम कर करके आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निश्चित करता है समय। याद रखना, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों बात करूंगा अगले पॉइंट की, जो जलवायु होती है। जलवायु हो गई, तापमान हो गया, वर्षा हो गया। ये 3 चीजें जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है, जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय। याद रखना, ये मृदा को प्रभावित करते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। कौन, जनक शैल निर्धारित करती है जो मृदा होती है उसके रंग की, गठन की, रासायनिक गुणधर्म की, खनिज की मात्रा की। ये सभी जनक शैल निर्धारित करती है। याद रखना, ये चीजें सभी महत्वपूर्ण हैं। आगे एक चीज और दी गई है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगत्ता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। चलिए आपने यहाँ पर जान लिया होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है, जो गलत यहाँ पर दिया गया है नहीं वाला, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है।
मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक यानी कि चाप झीलें पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। यहाँ पर आपका पहला ही वाला गलत है। और यहाँ पर 3 आपके स्टेटमेंट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बिल्कुल सटीक व्याख्या यानी कि विशेषता यहाँ पर दी गई है। एक चीज हमेशा याद रखना, कर्तन दहन जो कृषि की जाती है ये आपकी अमेजन बेसिन में की जाती है। ये यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, परंतु यहाँ पर ये पहला कथन है अमेजन बेसिन का। अमेजन बेसिन का ये कथन है, याद रखना। यहाँ पर आपके गंगा ब्रह्मपुत्र में कैसी कृषि की जाती है, बढ़िया वाली कृषि की जाती है, यानी कि सभी प्रकार की कृषियां यहाँ पर की जाती हैं, कर्तन दहन नहीं की जाती है। कर्तन दहन को स्थानांतरण कृषि बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। कथन ए बी को यहाँ पर पढ़िएगा और वनस्पति में से विशेषताओं आपको बतानी है, कौन सी वनस्पति की यहाँ पर बात कही गई है। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जानते हैं। टैगा के नाम से किसको जानते हैं? शंकुधारी को। शंकुधारी वनस्पति को टैगा के नाम से जानते हैं। ये आपके 50 से 70 ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हिमनद के निक्षेपण को मतलब कि क्या कहा जाता है? कई बार मैंने आपको बताया है, फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर होगा आपका हिमोड। हिमोड हिमनद का निक्षेपण होता है। तटबंध किसका होता है? तटबंध नदी का होता है। समुद्री गुफा समुद्र का होता है। हिमोड मैंने आपको बताया हिमनद का होता है। लोयस किसका होता है? ये आपके पवन का निक्षेपण होता है, जो कि सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? चीन में लोयस के निक्षेप सर्वाधिक पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से होती हैं। किस कारण से ऋतुएं होती हैं? ऋतुएं दोस्तों होती हैं पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है उसका और एक उसकी दिशा का झुका होना ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति कौन कौन सी होती हैं? जैसे घूर्णन गति हो गई, ठीक है, एक आपकी परिक्रमण गति हो गई। ये आपके ऋतुओं के परिवर्तन के कारण से होता है, याद रखना। यहाँ पर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम चयन कीजिए। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको वायुमंडल टॉपिक से देखने को मिलेगा। कहाँ से? वायुमंडल टॉपिक से देखने को मिलेगा आपको जरूर से जरूर 7 जुलाई के पेपर में। आपको यहाँ पर पूरा कंसेप्ट बताना चाहूँगा वायुमंडल टॉपिक का। चलिए आपको बताता हूँ। वायुमंडल में आपकी कितनी परतें होती हैं? आपकी यहाँ पर 5 परतें होती हैं। पहली परत यानी कि शुरू नीचे से आपको बताना है। सबसे नीचे आपकी होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल होती है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिमंडल। इन सभी को यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल सरल तरीके से, जिससे कि आपको एक बार में ही याद हो जाए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 20 किलोमीटर औसत मानी गई है। पहली बात, इसमें मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। मौसम की सभी घटनाएं, आंधी, तूफान, बारिश, ओला, ये सब कुछ कहाँ पर होता है? ये दोस्तों क्षोभ मंडल में होता है। बस यहाँ पर 2 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब आते हैं तीसरी परत पर, समताप मंडल पर। समताप मंडल जो होती है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण परत है। यहाँ पर ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। उसी के साथ इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोन परत के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य मंडल की। यहाँ पर पूछा जाता है उल्का पिंड आने पर जल जाता है। उल्का पिंड जो होता है कहाँ पर जलता है? ये मध्य मंडल में आने पर जल जाता है उल्का पिंड, याद रखना। अब यहाँ पर मैं बात करूँ बाह्य वायुमंडल की। इसमें क्या होता है? रेडियो वाली जो तरंगे होती है वो यहाँ पर आपकी संचरण होती हैं, यानी कि परावर्तित होती हैं बाह्य वायुमंडल में। इसको आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आयन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे लास्ट वाली परत, वही जो आपकी वही मंडल होती है, यानी कि बहिर्मंडल होती है। ये वाली जो परत है इसमें तमाम आपकी गैसें पाई जाती है पतली अवस्था में। कैसी अवस्था में? पतली अवस्था में यहाँ पर पाई जाती हैं तमाम प्रकार की गैसें, याद रखना। यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक और चीज यहाँ पर बताना भूल गया, पवन। पवन भी आपके एग्जाम में पूछ जाती है। पवन जो आपकी होती है, ये पवन कैसे बहती है? पवन दोस्तों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उच्च से निम्न दाब की ओर पवन बहती है। और आपको एक चीज और बताना यहाँ पर भूल गया, आपके जो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है। वहीं दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? ये आपके 21% पाई जाती है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, कई कई बार एग्जाम में रिपीट की गई हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। समय क्षेत्र पर ये सभी विकल्प हैं। समय क्षेत्र, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, आप याद रखना। जैसे आपका रूस हो गया, रूस में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, 24 क्षेत्रों में बांटा गया। ये भी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर जगह को घेरता है, यानी कि क्षेत्र को घेरता है। ये भी करेक्ट आंसर है। तीनों आपके यहाँ पर कैसे हैं? तीनों आपके यहाँ पर राइट उत्तर दिए गए हैं। पहला विकल्प ABC सभी सही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था समय। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर है? मैत्री दोस्तों अंटार्कटिका में है। यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? हमेशा यहाँ पर बर्फ की चादरें जमी रहती हैं। यहाँ पर अधिकतर क्या है? यहाँ पर शोध संस्थान है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर सभी प्रकार के शोध संस्थान पाए जाते हैं। भारत के भी 3-4 यहाँ पर शोध संस्थान है। एक तो मैत्री है, एक इसके बाद गंगोत्री है। मैत्री, गंगोत्री और भारती। ठीक है, ये तीन याद रखना, ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गंगोत्री, भारती, मैत्री, ये शोध संस्थान अंटार्कटिका में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और याद रखना, यहाँ पर स्थायी निवास नहीं पाया जाता है। स्थायी निवास नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यहाँ पर स्थायी निवास नहीं पाया जाता है। शोधकर्ता लोग ही यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन वो भी अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। ब्राजील के कंपोज, वेनेजुला के लानोस किसके उदाहरण हैं? ब्राजील में कंपोज बोलते हैं किसको? वेनेजुला में लानोस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल को। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल को बोलते हैं, या दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल को बोलते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। स्थायी पवनों के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उनमें आपको सही बताना है। जो स्थायी पवनें होती हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। बिल्कुल करेक्ट। और पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ये भी करेक्ट। यहाँ पर दोनों आपके राइट होंगे। 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक नहीं है। कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। यह लगभग वृत्ताकार है, ना ही दोस्तों वृत्ताकार है। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है। ये यहाँ पर करेक्ट है। मेरियाना गर्त आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 3rd विकल्प होगा। इसकी जो तटरेखा है बहुत कैसी अधिक है? दंतुरित। दंतुरित का मतलब दांतेदार, दांतेदार। ठीक है, और अनियमित है, इसलिए ये दोस्तों बंदरगाहों के लिए क्या है? एकदम हेल्पफुल है। यानी कि बंदरगाह जो है ये अधिक बनाती है यहाँ। और अटलांटिक महासागर को दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से ये बहुत व्यस्त रहता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के बारे में यहाँ पर कथन बताना है। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। बिल्कुल करेक्ट। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। यह वृत्त
अक्ष के साथ मिलता है। ये यहाँ पर आपका गलत है, अक्ष के साथ मिलता है। ठीक है, अक्ष के साथ नहीं मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए सही है, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, मध्य मंडल की बात की गई है जिसमें उल्कापिंड आने पर जल जाते हैं। समताप मंडल को कहते हैं ओजोन मंडल। इसमें क्या होता है दोस्तों, हवाई जहाज उड़ते हैं, याद रखना। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 21 की। कायांतरित सेल के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उनमें आपको सही आंसर बताना है। कायांतरित आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि पहला यहाँ पर स्टेटमेंट राइट दिया गया है। आग्नेय सेल जो अवसादी सेल होते हैं, ये दो सेल हैं, इनमें जब ताप पड़ता है, दाब पड़ता है, तब इनका रूप कायांतरित में बदल जाता है, यानी कि ये कायांतरित सेलें कहलाती हैं। पहला करेक्ट। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये भी करेक्ट है, द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित सेल है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है दोस्तों। तीनों आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर दिए गए हैं, तीनों सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? मैंने आपको बताया था, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा नदी नहीं मौजूद है, बल्कि नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। कौन सी? नर्मदा व ताप्ती नदियां हैं, होनी चाहिए था, तब आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होता। यहाँ पर नहीं वाला पूछा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों पहले ही गलत है, इसलिए पहले ही वाला यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी तीन यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। दक्षिण में स्थित है, उत्तरी मैदान के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, यहाँ पर खनिज भी पाए जाते हैं, कोयला भी पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खनिजों के बारे में, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। जो खनिज होते हैं ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। खनिजों का निर्माण करने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जब पृथ्वी पर उथल फुथल होता है, यानी कि उलट फेर होता है, पृथ्वी पर पलटती है, तब इसमें जीव जंतु वनस्पतियां दब जाती हैं। ताप और दाब के कारण इनका रूप बदल जाता है, जैसे खनिज बन जाता है, पेट्रोलियम, खनिज तेल। ठीक है, तो यही आपके कहलाते हैं खनिज, याद रखना। यहाँ पर पहला वाला विकल्प करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा है यहाँ पर अभ्रक और क्रोमाइट अलहो खनिज हैं। अलहो खनिज दोस्तों नहीं है। अलहो का मतलब क्या होता है? जिसमें लोहा ना हो, लोहा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अलहो बोलते हैं। जिसमें लोहा हो उसको लहो बोलते हैं। यानी कि अभ्रक में आपके लोहा पाया जाता है, लोहे का अंश होता है। क्रोमाइट में भी लोहे का अंश होता है, मैग्नीज में भी लोहे का अंश होता है। यहाँ पर अलहो कह दिया, यानी कि लोहे का अंश इसमें होता नहीं है, इसलिए आपका गलत हो गया यहाँ पर दूसरा वाला। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन के द्वारा निकाला जाता है, बिल्कुल करेक्ट। जो अधिक गहराई में होते हैं, जैसे पेट्रोल को निकालना है, उसके लिए दोस्तों प्रवेधन खनन के द्वारा उनको निकाला जाता है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अनवीकरण यानी कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, वही आपके अनवीकरण होते हैं, जिनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष का टाइम लगता है। ठीक है, वे आपके होते हैं खनिज। तो यहाँ पर आपका बी गलत है दोस्तों। बी जिनमें होगा वो यहाँ पर आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका लास्ट वाला एसीडी। एसीडी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करना है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। कौन सी परत है? यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। कौन सी परत? बाह्य वायुमंडल। कौन सी? बाह्य वायुमंडल की यहाँ पर बात कही गई है। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? स्टैक दोस्तों ये समुद्री तरंग की है।
ठीक है। स्टैक जो होती है ये समुद्री तरंग की होती है। स्टैक यानी कि एक दीवार जैसी संरचना होती है। कैसी? दीवार जैसी एक संरचना होती है। पवन का निक्षेपण क्या होता है दोस्तों? लोयस होता है, पवन का निक्षेपण होता है जो कि चीन में सर्वाधिक। हिमनद का निक्षेपण हिमोड़ होता है। नदी का निक्षेपण वाड़ का मैदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना ये समुद्री तरंग की बात करी गई है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि क्या कहता है? वायु दाब के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर राइट हैं? वायु सदैव निम्न क्षेत्र से उच्च की ओर नहीं उच्च से निम्न की ओर जाती है। उच्च से निम्न की ओर दोस्तों वायु हमेशा जाती है। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निवज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर ऊपर उठती है। वायु ठंडी होकर ऊपर कभी नहीं उठती है। वायु गर्म होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। गर्म ऊपर उठती है, ठंडी हमेशा नीचे रहती है। याद रखना मेरे भाइयों बहनों। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। यही दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाकर पूछा गया है। ये एनसीईआरटी का यहाँ पर स्टेटमेंट है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है निम्न दाब, और जो उच्च दाब होता है वो स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। चलिए यहाँ पर आपको बताया मैंने। यहाँ पर बात कर लेते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की। उच्च ज्वार के संबंध में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, राइट उत्तर आपको बताना है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार करेक्ट होगा। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, मैंने आपको एनसीईआरटी में कई बार बताया है। उच्च ज्वार में जो मछलियां होती हैं वो तटों पर आ जाती हैं। मछुआरों को इनसे लाभ होता है। मछलियों को वो पकड़ते हैं और बाजार में उनको बेचते हैं जिनसे उनको रुपए मिलता है। यानी कि यहाँ पर विपरीत बात कह दी गई है कि उच्च ज्वार में मछलियां दूर नहीं जाती बल्कि तटों पर आ जाती, मछुआरे इनको पकड़ते हैं। यानी कि ए वाला राइट होगा, केवल ए। यहाँ पर आपका ए सही है परंतु बी गलत है। थर्ड विकल्प करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो आपके लिए